नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे है प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं जानता हूं कि इस समय काम की समय चल रहा है। बच्चे जो है गेहूं की कटाई में और उसकी दवाई में व्यस्त हैं। फिर भी बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और होना भी चाहिए इससे तैयारी, क्योंकि दिन जो है एक एक दिन कम होती जा रही है प्यारे बच्चों। और एक दिन कम होने का मतलब कि समझिए कि साल में आपका एक दिन कम हो गया। और एक दिन का महत्व तो उस समय पता चलता है प्यारे बच्चों जब परीक्षा करीब आती है। तो आप लोग क्या करते हैं, पछताते हैं कि काश हमने रोज पढ़ाई की होती। तो इसलिए प्यारे बच्चों रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि यही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आपको आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी पढ़ाई मान करके उभरेगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विलयन, और लेक्चर नंबर होगा 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम यहां लिख देते हैं लेक्चर 3, क्योंकि इसके पहले दो लेक्चर बता दिए थे प्यारे बच्चों। तो ये होगा लेक्चर नंबर 3 और दो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 सर्च करेंगे सॉल्यूशन विलयन एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी, तो प्ले लिस्ट खुल जाएगा और उसमें सारा जो है क्रम वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना देर लगाए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। और उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों में द्रव की विलेयता। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? गैसों में द्रव की विलेयता, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यानी गैसों की द्रव में विलेयता। प्यारे बच्चों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ गैस की बात हो रही है और द्रव की विलेयता, द्रव में विलेयता। विलेयता का मतलब कल हमने बताया था प्यारे बच्चों कि विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता से। कैसे होता है प्यारे बच्चों? घुलनशीलता से। तो याद रखेंगे विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता, यानी कहने का मतलब कि जितने गैस होती है उन गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है प्यारे बच्चों वो एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, उसकी द्रव में घुलनशीलता कुछ और होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी द्रव में विलेयता कुछ और होगी। इसी तरह से कई ऐसे गैस हैं जिसकी द्रव में विलेयता प्यारे बच्चों अलग अलग होती है, यानी विलेयता यानी घुलनशीलता। तो दिमाग में एकदम फिट करके रखेंगे कि जब भी घुलनशीलता की बात कहा जाए प्यारे बच्चों आप उसको क्या समझेंगे? घुलनशीलता समझेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या है, किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम तो ये लिखेंगे प्यारे बच्चों कि विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता, यहां लिख लेंगे विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता, विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता, विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? विलेयता जो है अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यानी विभिन्न गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है प्यारे बच्चों वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। और इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि किस गैस की विलेयता कितनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो ऑक्सीजन को ले लीजिए। किसको लेंगे प्यारे बच्चों? O2 यानी ऑक्सीजन को। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है जल में जो इसकी घुलनशीलता होती है वो बहुत कम होती है, यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता होती है प्यारे बच्चों वो द्रव में बहुत कम होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल जैसे आप लिखे हैं कि विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता जो अलग अलग होती है, उसके संदर्भ में एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चों कि जो ऑक्सीजन होता है यानी O2 की जल में
घुलनशीलता, घुलनशीलता ब्रैकेट में लिख सकते हैं विलेयता, विलेयता बहुत कम होती है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। दिख रहा है नहीं है प्यारे बच्चों? बहुत कम होती है, यानी ऑक्सीजन की जल में जो विलेयता होती है प्यारे बच्चों, वो बहुत कम होती है। परंतु परंतु कुछ अन्य गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इनकी जो जल में विलेयता होती है अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं परंतु परंतु CO2 तथा HCl, CO2 समझ रहे हो ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, परंतु की विलेयता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत कम दिखने को मिलेगा कहीं भी नोट्स में, आप लोग गौर करके ध्यान से देखेंगे। इसलिए इसको आप लोग बहुत ही गंभीरता से और सही तरीके से इसको अध्ययन कीजिए, इसको लीजिए, हल्के से मत लीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल में जो है कम घुलनशील होता है, लेकिन वही CO2 और HCl जो होता है प्यारे बच्चों वो जल में क्या होता है? अधिक घुलनशील होता है। अब देखिए क्यों, क्या कारण है कि कोई गैस द्रव में जो है अधिक घुलनशील होता है और कोई गैस जो है द्रव में कम घुलनशील होता है? इसका कारण है, तो हम यहाँ कारण लिख लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ रीजन हम लिखेंगे कारण, कि क्या कारण है कि ऐसा होता है। मतलब दिमाग में ये भी आप लोगों को चल रहा होगा प्यारे बच्चों कि सर पहाड़ है ऐसे कि कोई गैस जल में कम घुलनशील है और कोई गैस जो है जल में अधिक घुलनशील है। आखिर कारण क्या है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कारण यही है कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक, याद रखेंगे अवशोषण गुणांक की बात हो रही है प्यारे बच्चों, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक किसकी? अवशोषण गुणांक। तो याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है कि क्या कारण है कि कोई द्रव जो है, कोई गैस जो है द्रव में अधिक घुलनशील होता है और कोई कम, तो अवशोषण गुणांक के कारण होता है। यानी जिस गैस का अवशोषण गुणांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, माने अधिक होता है, वो द्रव में अधिक घुलनशील होती है। यानी जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह द्रव में अधिक घुलनशील होती है, और जिसका अवशोषण गुणांक कम होता है वो गैस द्रव में कम घुलनशील होती है। तो यही चीजें हम लोग लिख देंगे कारण में। तो चलिए इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। चलिए तो हम लिख देंगे कि जिस गैस का, यहां लिखेंगे जिस गैस का अवशोषण गुणांक, जिस गैस का अवशोषण गुणांक, जिस गैस का अवशोषण गुणांक, अंडरलाइन कर दे रहे हैं अवशोषण गुणांक को, ध्यान से देखेंगे, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है प्यारे बच्चों, वह द्रव में अधिक घुलनशील होते हैं, वह द्रव में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वह द्रव में अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं।
जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह द्रव में अधिक घुलनशील होते हैं। बात समझ में आ गई। और जिस द्रव का अवशोषण गुणांक, जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होता है वह द्रव में कम घुलनशील होते हैं। बस यही। अब हम अलग से जानेंगे प्यारे बच्चों कि अवशोषण गुणांक क्या है। यहां लिख सकते हैं जबकि, यहां लिख सकते हैं तथा जिस गैस का अवशोषण गुणांक दिख रहा है ना, तथा जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होता है वह द्रव में कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कम घुलनशील होते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको भलीभांति समझ में आई। जल्दी लिख लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम बताते हैं कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये क्या लिखवा दिया अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक हम बताएंगे प्यारे बच्चों, धैर्य रखिए, घबराइए मत, सारा चीज हम डिटेल में बताएंगे। चलिए जल्दी लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों इसको रफ करते हैं। अब हम ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि अवशोषण गुणांक होता क्या है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा अवशोषण गुणांक। चलिए तो यहां लिखिए हेडिंग अगला अवशोषण गुणांक। क्या है प्यारे बच्चों? अवशोषण गुणांक। अब समझिए प्यारे बच्चों अवशोषण गुणांक क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं एनटीपी, एनटीपी का मतलब क्या होता है? एनटीपी याद रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब सामान्य ताप दाब पर, इसको एनटीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस चीज को याद रखेंगे, सामान्य ताप दाब पर इसको बोलते हैं सामान्य ताप दाब, यानी नॉर्मल एंड सामान्य टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर। तो अवशोषण गुणांक को समझिए कि एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की अधिकतम मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। फिर से सुनिए, हमने क्या बताया कि सामान्य ताप दाब पर या एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में गैस की अधिकतम मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं और आप लोग याद कर लेंगे कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं। एनटीपी पर एनटीपी ऐसा ही मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इसका पूरा नाम अपने कॉपी में किसी कोने में या ऊपर नीचे ब्रैकेट में करके लिख लेंगे ताकि हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्या लिखेंगे? एनटीपी पर किसी गैस के, एनटीपी पर किसी गैस के, एनटीपी पर किसी गैस के निश्चित आयतन में, किसी गैस के निश्चित आयतन में एनटीपी पर किसी गैस के, यहां के छूट गया था बच्चों, हाँ यहां लिख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे,
एनटीपी पर किसी गैस के निश्चित आयतन में, जो निश्चित आयतन होता है उस निश्चित आयतन में घुली गैस की अधिकतम मात्रा को, घुली गैस की अधिकतम मात्रा को, घुली गैस की अधिकतम मात्रा को, घुली गैस की अधिकतम मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अवशोषण गुणांक को समझ गए होंगे, और यह भी भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी द्रव, कोई भी गैस किसी द्रव में क्यों घुलता है ज्यादा और क्यों घुलता है कम, तो अवशोषण गुणांक की वजह से। यानी जिसका अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो अधिक घुलेगा, जिसका कम होगा वो कम घुलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चीज आप लोग भली बात समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जो हम पढ़े थे कि गैसों की द्रव में विलेयता, उसी को पढ़ेंगे हम कि प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है, यानी फैक्टर है। और इस फैक्टर को हम लोग हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। तो पहला जो है गैसों की प्रकृति से होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पहला होता है गैसों की प्रकृति। पहला लिखिए, गैसों की प्रकृति। अब देखिए गैसों की प्रकृति भी गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए विलायक की जो क्रिया होती है, विलायक से जो क्रिया करने वाले गैस होती है, या ऐसे कह दें कि विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली जो गैस की विलेयता होती है वो अधिक होती है। क्या समझे? यानी कोई ऐसे भी विलेय होगा जो विलायक से क्या करेगा, वो क्रिया कर लेता होगा, और क्रिया करके और क्या होगा, वो जल्दी से घुल जाता होगा। यानी क्रिया करेगा तो वो जल्दी से घुल जाता है। तो इस तरह से उसकी विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। या ऐसे कहेंगे कि वो अपनी आयनों में जल्दी से टूट जाता होगा। तो जब आयनों में टूटेगा तो वो जल्दी क्या होगा? घुलनशील हो जाएगा। और इन श्रेणी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और HCl है। ये क्या होता है? ये जितने तीनों एग्जाम्पल बताए हैं प्यारे बच्चों, वो जो है द्रव में जल्दी से आयनित हो जाते हैं। इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? जल्दी घुल जाते हैं। तो गैसों की प्रकृति भी निर्भर करती है गैसों की द्रव विलेयता को प्रभावित करने के लिए। यानी किस प्रकार की गैस होगी तो वो जल्दी घुलेगा, और किस प्रकार की होगी तो वो जल्दी नहीं घुलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, गैसों की प्रकृति में लिख सकते हैं कि विलायक से क्रिया करने वाली, पहला है विलायक से क्रिया करने वाली या, ध्यान से आप समझेंगे, विलायक से क्रिया करने वाली या
विलायक में आयनित होने वाली या विलायक में आयनित होने वाली आयनित होने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है। अधिक होती है। जैसे कौन कौन है प्यारे बच्चों? जैसे में लिख लेंगे, जैसे में आपका CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर अमोनिया है, फिर HCl है, अमोनिया है और फिर HCl है, ETC कर लीजिए। यानी ये गैसें हैं जो द्रव में क्या हो जाती है, जल्दी विलय हो जाती है, यानी घुल जाती है। अब यहां लिखेंगे आयनित हो जाती है, परंतु विलायक में आयनित न होने वाली जो गैस होती है उसकी द्रव में विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो प्यारे बच्चों हम लिख लेंगे, परंतु विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित न होने वाली गैस की विलेयता कम होती है। तो यहां लिख लेंगे परंतु, नीचे तो दिखेगा नहीं, अब लिखेंगे तो प्यारे बच्चों दिख भी सकता है थोड़ा सा, परंतु हाँ यहां थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। परंतु विलायक में आयनित न होने वाली गैस, परंतु विलायक में आयनित न होने वाली, परंतु विलायक में आयनित न होने वाली गैस की विलेयता कम होती है। न होने वाली गैस की विलेयता कम होती है। थोड़ा सा इसको हम सीधा कर देंगे तो दिखेगा प्यारे बच्चों, यहां से थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? यहां से दिक्कत है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लिख दे रहे हैं, परंतु विलायक में आयनित न होने वाली गैसों की विलेयता, दिख रहा है ना, गैसों की विलेयता कम होती है। परंतु विलायक में आयनित न होने वाली गैसों की विलेयता कम होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमने गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला भी पढ़ा हमने, गैसों की प्रकृति। जल्दी से लिखिए, फिर हम अगला पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारकों में विलायक की प्रकृति। जल्दी लिखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे पहुंचे हैं विलायक की प्रकृति। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहले हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था बताइए? हाँ दूसरा जो है प्यारे बच्चों विलायक की प्रकृति। अब देखिए विलायक की प्रकृति क्या है? विलायक की प्रकृति मतलब यह है कि जो ध्रुवीय गैसें होती हैं
वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। जो ध्रुवीय गैसें होती हैं प्यारे बच्चों, वो ध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, अधिक घुलनशील होते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे ध्रुवीय गैस है ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय गैस है ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। अब यहां थोड़ा सा प्रश्न बन रहा है कि आखिर में ध्रुवीय गैसें होती कौन है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्यारे बच्चों कि ध्रुवीय गैसें कौन होती है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि ध्रुवीय गैसें का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया था कि HCl, अमोनिया, थे ना, ये जो गैसें होती है प्यारे बच्चों वो जल में घुलनशील होती है। तो यहां लिख देंगे HCl, NH3 आदि जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होती है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, जो HCl और NH3 होती है वो जल में अधिक क्या होती है, घुलनशील होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा जो है ये था विलायक की प्रकृति। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, ताप का प्रभाव। तीसरा है प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो भाई ताप का प्रभाव तो होगा ही, यानी अगर ताप में हम वृद्धि कर दें तो गैस की घुलनशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है प्यारे बच्चों, एकदम उल्टा हो जाती है। ताप में अगर वृद्धि कर देते हैं तो गैस की घुलनशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको याद रखेंगे। तो लिख लीजिए ताप में वृद्धि करने पर ताप में वृद्धि करने पर गैस की घुलनशीलता, ताप में वृद्धि करने पर गैस की घुलनशीलता घटती है। ताप में वृद्धि करने पर गैस की घुलनशीलता क्या होती है प्यारे बच्चों, घुलती है। क्यों घुलती है, इसका भी कारण है, क्योंकि गैस के द्रव में घुलने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, एक ऊष्मा छेपी क्रिया होती है। याद कीजिए ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, ये दो होता है। तो ऊष्मा छेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जब ऊष्मा निकलेगी तो ताप कम होगा, ताप कम होगा तो घुलनशीलता अधिक होगी, ताप बढ़ेगा तो घुलनशीलता घटेगी। तो लिखेंगे क्योंकि, लिख लेंगे क्योंकि क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि गैस की द्रव में गैस की द्रव में घुलने की जो क्रिया होती है, द्रव में घुलने की क्रिया एक ऊष्मा छेपी, क्या है प्यारे बच्चों, एक ऊष्मा छेपी क्रिया है, एक ऊष्मा छेपी क्रिया है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा। ऊष्मा छेपी
ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण होती है, ग्रहण करती है। तो इस तरह से यह हो गया आपका ताप का प्रभाव। इसके साथ ही चौथा है प्यारे बच्चों, चौथा क्या है, दाब का प्रभाव। क्या है प्यारे बच्चों, दाब का प्रभाव। तो यहां लिख लेते हैं दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव दिख रहा है प्यारे बच्चों, जगह है नीचे लिखने का। हाँ देखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। दाब का प्रभाव, अब देखिए प्यारे बच्चों, दाब के प्रभाव में क्या होता है कि यदि जो है किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है अगर बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। यानी विलेयता और दाब दोनों समानुपाती होता है। विलेयता बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, विलेयता घटेगा तो दाब भी घटेगा। तो लिख सकते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ने पर बढ़ता है। गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ने से बढ़ती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जल्दी लिख लीजिए, एक बचा है पांचवा, उसको पूरा कर दें, जल्दी कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, पांचवा है और आखिरी, पांचवा और आखिरी है कारक। क्या है, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। प्यारे बच्चों, अगर विलायक में कोई अन्य पदार्थ उपस्थित है तो भी गैसों में द्रव की विलेयता घट जाती है, क्योंकि उसमें अन्य पदार्थ मिला हुआ है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि विलायक में कहने का मतलब कि यदि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति होते हैं, तो यदि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति होने पर, यदि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति होने पर, यदि विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है प्यारे बच्चों। यदि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति होती है तो, हाँ, यदि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति होती है तो गैसों की विलायक में विलेयता घट जाती है। क्या होती है, विलेयता नहीं, हाँ विलेयता या घुलनशीलता एक ही चीज है। तो गैसों की विलायक में जो विलेयता होती है वो घट जाती है। क्या समझे प्यारे बच्चों, यदि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति होती है तो गैसों की विलायक में विलेयता घट जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये 5 फैक्टर है, कारक है, जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है, और इन कारकों को हमने बताया।
ठीक ना। पहला हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, पहला हमने बताया था गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति बताया था। फिर हमने बताया था प्यारे बच्चों विलायक की प्रकृति, फिर बताया था दाब का प्रभाव, फिर ताप का प्रभाव, और अब हमने बताया था कि विलायक में अगर अन्य पदार्थ उपस्थित हो, प्रेजेंट हो उसमें, तो भी विलेयता यानी घुलनशीलता कम हो जाती है क्योंकि उसमें अन्य पदार्थ मिला हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों गैसों की तरह में विलेयता को प्रभावित करने कारक आज हम लोग कंप्लीट कर दिए। कल और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन नियम, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम प्यारे बच्चों जो हर साल किसी न किसी सेट में प्यारे बच्चों एकदम पूछता है हेनरी का नियम। और इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों हेनरी का नियम जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हेनरी के नियम, हेनरी के नियम ये पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्यारे बच्चों, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।